नमस्कार दोस्तों, BNP लॉ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का पार्ट 2 चैप्टर 1 जो डील करता है स्पेसिफिक रिलीफ से रिलेटेड। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 देखेंगे और ये देखेंगे कि सेक्शन 5 एंड 7 का लैंग्वेज क्या कहता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सेक्शन 5 एक डिक्लेरेटिव प्रोविजन है जो कहता है कि ए पर्सन एंटाइटल्ड टू, आप इस वर्ड को ध्यान में रखिएगा, एंटाइटल्ड। ये पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। ये सिर्फ एक डिक्लेरेटिव प्रोविजन है और जो कहता है कि अगर किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजेशन रिकवर करना है तो वो कैसे किया जाएगा, तो सीपीसी के अंतर्गत जो मैनर प्रोवाइडेड है, जो प्रोसीजर प्रोवाइडेड है, उसके अनुसार करेंगे। तो अब जरा एक बार देख लीजिए सेक्शन 5 एंड सेक्शन 7। आप अपने बेयर एक्ट में देख सकते हैं कि दोनों के लैंग्वेज में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्सेप्ट सेक्शन 5 में इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हुई है, जबकि सेक्शन 7 में मूवेबल प्रॉपर्टी की बात होती है। बस यही डिफरेंस है, बाकी दोनों लैंग्वेज सेम है। अब देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये डिक्लेरेटिव प्रोविजन है और कोई स्पेसिफिक रिलीफ प्रोवाइड नहीं करता है। ये सिर्फ डिक्लेयर करता है कि जो रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा वो सीपीसी में जो प्रोसीडिंग प्रोवाइडेड है उसके अनुसार होगा। मैंने अभी लास्ट स्लाइड में बोला था कि ध्यान रखिएगा एंटाइटल वर्ड पे, उस पर ध्यान रखिएगा उसका मीनिंग क्या है। तो एंटाइटलमेंट मीन्स राइट टू होल्ड द प्रॉपर्टी। तो वो दो तरह से हो सकता है, एक या तो टाइटल बाय ओनरशिप, मीन्स एक पर्सन है ए, उसके पास प्रॉपर्टी है तो वो दो तरह से रह सकता है, दो तरह से उसके पास अधिकार हो सकता है प्रॉपर्टी रखने का। पहला टाइटल बाय ओनरशिप और दूसरा पोजेशनरी टाइटल। पोजेशनरी टाइटल का मतलब क्या हुआ कि उसे प्रॉपर्टी को पोजेस करने का राइट है। फॉर एग्जांपल टेनेंसी। अब ये देखिए कि ए जो है वो बी का टेनेंट है, ठीक है, ये टेनेंट है और बी लैंडलॉर्ड है। तो ये टेनेंसी है वो ए को राइट देता है कि वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन करे अपने पास। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सेक्शन 5 का कॉज ऑफ एक्शन क्या है। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है ये आप समझने के लिए थोड़ा मेरे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के फर्स्ट वीडियो को देखिएगा। उसमें कॉज ऑफ एक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, तो प्लीज़ एक बार उसे देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो देखिए कॉज ऑफ एक्शन यहाँ पे सेक्शन 5 का क्या है। तो कॉज ऑफ एक्शन मैंने दो चीज़ों में बताया था, एक कि राइट होना चाहिए किसी चीज़ का और दूसरा उस राइट का वायलेशन होना चाहिए किसी दूसरे पर्सन के द्वारा। तो राइट ऑफ प्लेंटिफ टू हैव पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब प्लेंटिफ के पास प्रॉपर्टी को पोजेस करने का राइट होना चाहिए, और दूसरा वायलेशन ऑफ राइट ऑफ प्लेंटिफ बाय द डिफेंडेंट। ये दो तरह से हो सकता है, बाय डिनाइंग द पोजेशन और बाय डिसपोजेसिंग द प्लेंटिफ। जब हम कहते हैं कि बाय डिनाइंग द पोजीशन, इसका मतलब क्या होता है, इसको ऐसे समझिए। मैंने अभी लास्ट एग्जांपल लिया था कि ये जो है वो बी का टेनेंट है, ठीक है। अब सपोज 30 अप्रैल को टेनेंसी खत्म हो गई, ठीक है। टेनेंसी खत्म हो गई तो अब ए को चाहिए कि प्रीमाइसेस वैकेट कर दे, पर डिस्पाइट ऑफ गिविंग नोटिस बाय बी, ये डज नॉट वैकेट द प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है वो डिनाई कर रहा है बी को पोजीशन देने से। तो ये पहला हो गया कि बाय डिनाइंग द पोजीशन, और सेकेंड बाय डिस्पोजेसिंग द प्लेंटिफ। इसको ऐसे समझिए कि एक हाउस है बी का, ये गया और बी को डिस्पोजेस कर दिया।
तो यहाँ भी जो बी का राइट है टू पोजेस द प्रॉपर्टी, उसको ये डिनाई कर रहा है। कैसे? बाय डिस्पोजिंग बी। अब देखिए, तो जैसा अभी मैंने पिछले कुछ देर पहले बताया कि ये पर्सन एंटाइटल टू पोजेस, ठीक है। तो पोजेशन दो तरह से हो सकता है, पहला बाय ओनरशिप या बाय टाइटल, और दूसरा पोजेशनरी राइट, ठीक है। तो जो ये एंटाइटलमेंट बाय टाइटल वो है, वो उसका अगर सूट फाइल करना है तो क्या होगा? तो सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन बेस्ड अपॉन टाइटल। फॉर एग्जांपल, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम टेनेंट, ये मैंने अभी एग्जांपल दिया। यहाँ पे देखिए एक चीज़ क्या है कि जब हम रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम टेनेंट की बात करते हैं या रिकवरी ऑफ पोजेशन बेस्ड अपॉन टाइटल की बात करते हैं, तो वहाँ पे डिस्पोजिशन ऑफ प्लेंटिफ की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ डिनायल ऑफ गिविंग पोजेशन है। दोनों में डिफरेंस समझिएगा। पहला केस है कि जब हम एंटाइटलमेंट बाय टाइटल की बात करते हैं तो वहाँ पे पोजेशन जो है वो डिनाई होता है डिफेंडेंट की तरफ से, और वहाँ प्लेंटिफ का एक्चुअल डिस्पोजिशन होना जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में हम देखते हैं कि क्या क्या प्रोविज़न अप्लाई होगा अगर एक सूट फाइल करना है टू रिकवर द पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बेस्ड अपॉन टाइटल। तो पहला, एक सब्सटेंटिव लॉ होना चाहिए, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया उसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इन्वॉल्व होगा, क्योंकि लैंडलॉर्ड और टेनेंसी की बात वहीं होती है, ठीक है। तो ये सब्सटेंटिव लॉ क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। ध्यान रखिएगा कि कॉज ऑफ एक्शन कभी भी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत अराइज नहीं होता। ये जब भी अराइज होगा किसी सब्सटेंटिव लॉ में होगा। ये और डिटेल समझने के लिए प्लीज़ मेरा पहला वीडियो जरूर देखें स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे। तो ये पहला इसका एसेंशियल है कि एक सब्सटेंटिव लॉ का वायलेशन होना चाहिए। दूसरा, सेक्शन 5 जो कि डिक्लेरेटिव प्रोविजन है। तीसरा, सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी जो कि प्रोसीडिंग बताएगा। और चौथा, आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल 65 बोलता है कि कितने दिनों के अंदर आप सूट फाइल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 12 ईयर्स है, मतलब विद इन 12 ईयर्स यू कैन फाइल ए सूट टू रिकवर द पोजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी फ्रॉम द डेट ऑफ, तो फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्स पोजेशन। ये एडवर्स पोजेशन क्या है? तो एडवर्स पोजीशन क्या है? अभी जो मैंने एग्जांपल दिया था कि एक हाउस है, इसमें ये जो है वो टेनेंट है और बी है वो लैंडलॉर्ड है। तो अब देखिए कि 30 अप्रैल को 2020 को टेनेंसी ख़त्म हुई, ठीक है। टेनेंसी ख़त्म हुई और बी ने जो है वो बोला कि भाई तुम मेरा मकान खाली कर दो, मुझे ज़रूरत है, या वाट एवर फॉर वाट एवर रीज़न, ठीक है। तो ये जो है वो डिनाई करता है कि नहीं, मैं तो नहीं खाली करूँगा। तो जिस दिन ए ने बोला कि मैं नहीं खाली करूँगा, उस दिन से कहा जाएगा कि ये जो है वो एडवर्स पोजीशन में है। तो यानी कि 30 अप्रैल से नेक्स्ट 12 ईयर्स ये जो है वो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा किस चीज़ का? टू फाइल द सूट फॉर रिकवरी ऑफ दिस प्रॉपर्टी, राइट। अब देखिए, तो पहले हम लोगों ने बात की कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑन द बेस ऑफ टाइटल। नाउ सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन बेस्ड अपॉन प्रीवियस पोजीशन, ठीक है। ये कहाँ से निकल के आ रहा है? तो मैंने एक टर्म एक्सप्लेन किया था, एंटाइटल्ड। तो एंटाइटल में पहला था टाइटल ऑफ ओनरशिप और दूसरा था पोजेशनरी राइट, ठीक है। तो ये हम सेकंड डील कर रहे हैं कि सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन बेस्ड अपॉन प्रीवियस पोजीशन। एग्जाम्पल देखिए, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द डिफेंडेंट
हु हैज डिस्पोजेस्ड द प्लेंटिफ फ्रॉम द प्रॉपर्टी। मतलब एक हाउस है या लैंड हो, कुछ भी हो, ठीक है, ये बिलोंग करता है बी को, तो ये जो है वो बी को डिस्पोजेस कर देता है, आइदर यहाँ से और आइदर यहाँ से, ठीक है। तो इस केस में जो पोजीशन है वो क्लेम्ड होता है किस बेसिस पे, तो प्रीवियस सेटल्ड पोजीशन। ये टर्म देखिए, ध्यान रखिएगा, सेटल्ड पोजीशन मीन्स एक हाउस या लैंड है, इसमें बी रह रहा था विथ सेटल्ड पोजीशन, ये आया और बी को डिस्पोजेस कर दिया, ठीक है। सेटल्ड पोजीशन क्या होता है अभी डील करूंगा मैं। तो अब देखिए, जब हम रिकवरी ऑफ पोजीशन ऑफ एनी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पोजीशन, तो उस केस में कौन कौन से लॉ अप्लीकेबल होंगे। तो एक होगा सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है, यहाँ भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोल सकते हैं। इसके बाद दूसरा सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ये डिक्लेरेटिव प्रोविजन की बात करता है। इसके बाद सेक्शन 9 ऑफ सीपीसी, ये प्रोसीडिंग की बात करता है। और ये आर्टिकल 64 होना चाहिए। आर्टिकल 64 वो क्या बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी रिकवर करना ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, तो उसका लिमिटेशन पीरियड होता है 12 ईयर्स। 12 ईयर्स फ्रॉम वेयर, फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजेशन, ठीक है। एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पोजीशन रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन 6 में भी होता है, उसको भी हम लोग डील करेंगे। वो मतलब सेक्शन 6 और सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 64 में थोड़ा अंतर है। क्या अंतर है वो हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए, मैंने बोला था सेटल्ड पोजीशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सेटल्ड पोजीशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक एनिमस पोजेंडेंडाई मीन्स इंटेंशन टू पोजेस, और दूसरा कॉर्पस पोजेशनिस मीन्स एक्चुअल कंट्रोल ओवर द प्रॉपर्टी या फिजिकल कंट्रोल ऑफ द प्रॉपर्टी। अब देखिए जूरिस्प्रूडेंशियल कंसेप्ट ऑफ ओनरशिप क्या होता है। तो पहला, एक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस फ्रेज यूज होता है लॉ में, पोजेशन इज 9 पॉइंट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। मतलब ये पर्सन हैविंग पोजेशन हैज ओनरशिप, ये प्रिज्यूम किया जाता है। अगर आप सेक्शन 110 देखेंगे एविडेंस एक्ट का, तो वो उसके अनुसार है कि इफ ए पर्सन इज इन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, it shall be presumed that he is the owner and burden of proof lies upon the person to prove that possessor is not the owner who affirms that possessor is not the owner। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक प्रॉपर्टी है जो बी के पोजीशन में है, ठीक है। तो अंडर सेक्शन 110 ये माना जाएगा कि चूंकि बी पोजीशन में है तो बी ही ऑनर है। अब सपोज ये बोल रहा है कि नहीं, बी इज नॉट द ऑनर, तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ ये पे लाइज करेगा कि वो प्रूव करे कि बी ऑनर नहीं है। इसी को बोलते हैं हम लोग पोजीशन इज 9 पॉइंट ऑफ ऑनरशिप। अब आप देखिए, जो सेक्शन 5 का रिमेडी है वो कब अवेलेबल है प्लेंटिफ को, ठीक है। तो पहला केस है कि उसके पास टाइटल है, मीन्स प्लेंटिफ इज एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ, कौन से बेसिस पे, एक तो पहला टाइटल और दूसरा टाइटल नहीं है लेकिन सेटल्ड पोजीशन है, ठीक है। तो आइए करके देखते हैं। तो प्लेंटिफ हैज टाइटल, तब सूट फाइल होगा सेक्शन 5 ऑफ SRA में प्लस आर्टिकल 65 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, जिसमें पीरियड ऑफ लिमिटेशन है 12 ईयर। और अगर प्लेंटिफ के पास टाइटल नहीं है लेकिन उसके पास सेटल्ड पोजीशन था, तब
केस फाइल होगा सूट अंडर सेक्शन 5 ऑफ SRA प्लस आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यहाँ भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर्स है। इसके अलावा मैंने जो नहीं लिखा है वो सेक्शन 9 ऑफ CPC वो माइनर प्रोवाइड करता है, तो वो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो अब देखिए, अगर प्लेंटिफ के पास टाइटल था तो सूट अंडर सेक्शन 5 ऑफ SRA प्लस आर्टिकल 65 होगा, यहाँ पे टाइटल रेज हो सकता है और डिसाइड भी हो सकता है। अगर टाइटल नहीं है तो सूट अंडर, मतलब टाइटल नहीं है तो पोजीशन होगा, तो ऐसे केस में सूट अंडर सेक्शन 5 ऑफ SRA प्लस आर्टिकल 64 ऑफ लिमिटेशन एक्ट, यहाँ भी पीरियड ऑफ लिमिटेशन 12 ईयर है, ठीक है। तो जब टाइटल नहीं है उस केस में क्या होगा, तो सेटल्ड पोजीशन होगा। सेटल्ड पोजीशन किसके पास, तो प्लेंटिफ के पास, ठीक है। तो अगर प्लेंटिफ ने ये प्रूव कर दिया कि ही वाज इन सेटल्ड पोजीशन, तो उसे पोजीशन दिया जाएगा बाय डायरेक्टिंग द डिफेंडेंट टू वैकेट द लैंड और हाउस। अब देखिए, जब हम पोजीशन की बात करते हैं तो भले प्लेंटिफ के पास टाइटल ना हो, ठीक है, सॉरी, अगर हम प्रीवियस पोजीशन की बात करते हैं, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस पोजीशन, तो इवन अगर प्लेंटिफ के पास टाइटल हो तो वो टाइटल रेज नहीं कर सकता है अपने प्लेंट में। लेकिन क्या, अगर डिफेंडेंट रेज करता है प्ली ऑफ टाइटल इन WS अपना रिटन स्टेटमेंट में, तब प्लेंटिफ जो है अपने टाइटल का प्ली रेज कर सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि देखिए, एक हाउस है, ठीक है, तो इसमें बी ऑलरेडी रह रहा था, ये जो है वो बी को डिस्पोजेस कर दिया, बी ने सूट फाइल किया ए के अगेंस्ट में, ठीक है। मान लिया जाए कि बी के पास टाइटल था, ठीक है, तो भी जब ये सूट फाइल किया तो वो इनिशियली अपने प्लेंट में टाइटल का प्ली रेज नहीं कर सकता है, लेकिन ये जब अपने WS में ये रेज करेगा कि मेरे पास टाइटल है, तो WS के रिप्लाई में हम जो फाइल करते हैं उसे हम रिजॉइंडर करते हैं। तो इस रिजॉइंडर में बी जो है वो अपना प्ली ऑफ टाइटल को रेज कर सकता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सेक्शन 6 में 2000 में अमेंडमेंट हुआ है। अमेंडमेंट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंट्रोडक्टिव वीडियो जरूर देखें, उसमें मैंने 2018 के जो अमेंडमेंट है वो मैंने ब्रीफली डील किया है। तो आइए देखें सेक्शन 6, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब यहाँ प्योरली डिस्पोजेशन की बात है। तो एक बार सेक्शन पढ़ते हैं। इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, ठीक है, कंसेंट से हुआ तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बट विदाउट हिज कंसेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, अगर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ के द्वारा डिस्पोजेशन होता है तब तो कोई बात नहीं। अगर विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ डिस्पोजेस हुआ है और विदाउट कंसेंट ऑफ द पर्सन हुआ है, तो ही और एनी पर्सन, ये जो मैंने रेड में हाईलाइट किया हुआ है, ये इतना दूर ये अमेंडमेंट से आया। ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been in possession or any person claiming through him may by suit recover possession thereof, notwithstanding any other title that may be set up in such suit। ये क्या बात करता है कि भले टाइटल हो उसके बाद भी अगर प्लेंटिफ सेटल पोजीशन में था और विदाउट कंसेंट उसे और विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ उसे डिस्पोजेस किया गया है, तो वो सूट फाइल कर सकता है और पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रिकवर कर सकता है। इसके बाद सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 क्या बोलता है, इसमें भी मैंने कुछ पोर्शन हाईलाइट किए हैं
जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो आइए देखें, सबसेक्शन 2 बोलता है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट ए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। इससे सीधे सीधे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने महीने के बाद सूट फाइल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट ए आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन और अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, ये इसलिए ज़रूरी है कि सपोज कोई एक लैंड है विच बिलोंग्स टू गवर्नमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन आया और रहने लगा। इलीगल इनक्रोचमेंट आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा, बहुत सुना होगा। तो ये आके इसमें रहने लगा और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू सेटल्ड पोजीशन। तो ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट रिमूव करता है ये, तो आप मीन्स ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट में सूट अंडर सेक्शन 6 नहीं फाइल कर सकता है। ठीक है, सबसेक्शन 3 देखिए, नो अपील shall lie from any order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review means ना तो अपील कर सकता है ना रिव्यू कर सकता है एक डिफेंडेंट अगर उसके अगेंस्ट में एक ऑर्डर पास होता है अंडर सेक्शन 6, या इवन प्लेंटिफ या डिफेंडेंट किसी के अगेंस्ट में अगर सेक्शन 6 में एक ऑर्डर पास होता है तो उसको ना वो अपील में चैलेंज कर सकता है, ना ही उसका रिव्यू करा सकता है। ठीक है, तो उसके पास रिमेडी क्या है? तो रिमेडी है ओनली रिवीजन। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी प्रिलिमिनरी में खूब पूछा जाता है। अब देखिए सबसेक्शन 4, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टैब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। इसका मतलब क्या होगा? Nothing in this section shall bar any person from suing to establish his title to such property and to recover possession thereof। इसको समझिए कि ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें बी रह रहा है, ये आया, इसको डिस्पोजेस कर दिया। ठीक है, तो बी के पास रिमेडी क्या है? तो सेक्शन 6 का रिमेडी है। ठीक है, और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, सेक्शन 6 में टाइटल का प्लीज रेज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो सपोज, और एक चीज़ और कि सेक्शन 6 में 6 मंथ का टाइम पीरियड दे रखा है। अब सपोज कि बी जो है वो 6 मंथ के अंदर सूट नहीं फाइल करता है, तो क्या वो रिमेडी लेस है? तो आंसर इज नो। क्यों आंसर इसका नो है? क्योंकि बी के पास टाइटल था। ठीक है, और वो टाइटल के बेसिस पे सूट फाइल कर सकता है, और ये सूट जो है वो सेक्शन 6 के अंडर सेक्शन 6 इस तरह के सूट को बार नहीं करता है। यही निकल के आता है आपका सबसेक्शन 4 से। आइए देखें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 6 के क्या क्या है। तो पहला, प्लेंटिव वाज इन सेटल पोजीशन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। सेटल पोजीशन बहुत जरूरी है। दूसरा, प्लेंटिव जो है वो डिफेंडेंट के द्वारा डिस्पोजेस्ड होना चाहिए, डिस्पोजेस्ड विदाउट कंसेंट और विदाउट फॉलोइंग ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। ठीक है, इसके बाद द सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन बाय द प्लेंटिफ इज ब्रॉट विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। ठीक है, मतलब 6 मंथ के अंदर प्लेंटिव जो है वो सूट फाइल कर दे फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन फ्रॉम द डिफेंडेंट। अब देखिए, जो सेटल्ड पोजीशन मैंने बार बार जिक्र किया है उसका मतलब क्या होता है। तो मैंने जैसा बताया था कि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, एक एनिमस पोजिडेंडाई और दूसरा कॉर्पस पोजेशनिस। तो एनिमस पोजिडेंडाई क्या होता है? तो ये होता है एन इंटेंशन टू पोजेस द प्रॉपर्टी। मतलब
अगर कोई प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है तो उसके पास इंटेंशन होना चाहिए कि वो प्रॉपर्टी को होल्ड करे। दूसरा इंटेंशन टू एक्सक्लूड अदर फ्रॉम इंटरफेयरिंग द पोजीशन, कि दूसरा कोई इंटरफेयर ना करे उसके पीसफुल पोजीशन में। तीसरा देखिए, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज एन इंटेंशन टू पोजेस समथिंग फॉर द टाइम बीइंग। इन कॉमन लॉ कंट्रीज द इंटेंशन टू पोजेस ये थिंग इज ए फैक्ट। ठीक है, मतलब मैटर ऑफ फैक्ट है क्या कि इंटेंशन टू पोजेस। तो एनिमस पोजेंडाई मीन्स इंटेंशन टू पोजेस द प्रॉपर्टी और कॉर्पस पोजेशनिस मीन्स एक्चुअल फिजिकल कंट्रोल अपॉन द प्रॉपर्टी। या कॉर्पस पोजेशनिस ये एक मेंटल एलिमेंट है, मीन्स इंटेंशन टू पोजेस एक मेंटल एलिमेंट है और कॉर्पस पोजेशनिस जो है ये एक फिजिकल एलिमेंट है। ठीक है, तो पहला है कि फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ पोजेशन है ये, दूसरा फिजिकल कंट्रोल अपॉन द प्रॉपर्टी है, और तीसरा जैसे मैंने कुछ देर पहले डील किया था, पोजेशन इज द 9 पॉइंट्स ऑफ ओनरशिप। एक केस था सेटल पोजीशन पे, शशि प्रॉपर्टीज एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस सुनील आकाश सिन्हा। ये सुप्रीम कोर्ट 2004 का केस है। इसमें बताया गया था कि सेटल्ड पोजीशन मीन्स एनिमस पोजेंडाई एंड कॉर्पस पोजेशनिस। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं सेक्शन 6 से रिलेटेड। तो पहला है कि प्ली ऑफ टाइटल कैन नॉट बी अलाउड टू बी रेज्ड। ठीक है, दोनों में से ना प्लेंटिफ ना डिफेंडेंट कोई भी टाइटल रेज नहीं कर सकता है। जो रिकवरी ऑफ पोजीशन होता है वो सोलली बेस्ड अपॉन प्रीवियस सेटल्ड पोजीशन। ठीक है, नाइदर द प्लेंटिफ नॉर द डिफेंडेंट कैन बी अलाउड टू रेज द प्ली ऑफ टाइटल। अब देखिए आर्टिकल 64, अंडर आर्टिकल 64 द डिफेंडेंट इज अलाउड to raise the plea of title and in return the plaintiff is allowed to raise his title in rejoinder to the WS। अभी मैंने समझाया था कि बी ने ए के खिलाफ सूट फाइल किया इसलिए फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, तो यहाँ पे ये टाइटल रेज नहीं कर सकता है। अगर ए ने WS में टाइटल रेज किया तो बी जो है वो अपने रिजॉइंडर में टाइटल रेज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर प्ली ऑफ टाइटल रेज हुआ तो कोर्ट इसको डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, और अगर कोर्ट डिसाइड कर भी देता है, ठीक है, मतलब पहले तो टाइटल रेज नहीं होना चाहिए, अगर रेज हुआ तो कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा, और डिसाइड कर दिया तो ऐसा जो डिसीजन है, कैसा डिसीजन, जो टाइटल को डिसाइड किया है वो एक डिसीजन ऑन कोलैटरल एंड इंसिडेंटल मैटर होगा। ठीक है, और इसलिए प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि सूट अंडर सेक्शन 6, फॉर सूट अंडर सेक्शन 6 एक्चुअल डिस्पोजेशन इज मस्ट। और एक्चुअल डिस्पोजेशन कब होगा, जब प्लेंटिफ जो है वो सेटल्ड पोजीशन में था। ठीक है, प्लेंटिफ सेटल्ड पोजीशन में था, डिपेंडेंट आके उसको डिस्पोजेस कर दिया, तभी सेक्शन 6 एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, गेटिंग बैक प्रॉपर्टी फ्रॉम लाइसेंसी इज नॉट डिस्पोजेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज एक लैंड है और ए ने बी को बोला था कि भाई जब तक तुम्हें किराए पे कोई दूसरा रूम नहीं मिलता तुम इसमें रह सकते हो। अब ए जो है वो बी से प्रॉपर्टी वापस लेता है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बी को डिस्पोजेस किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिसी ऑफ सेक्शन 6। ये क्या है, तो ये टू प्रिवेंट इलीगल ऑब्टेनमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। मीन्स अगर सेक्शन 6 ना हो तो कोई भी कानून अपने हाथ में लेके अपना प्रॉपर्टी का रिकवरी कर सकता है, और ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए सेक्शन 6 जो है वो प्रिवेंट करता है इलीगल ऑब्टेनमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आइए एक केस देखते हैं, नायर सर्विसेज सोसाइटी लिमिटेड वर्सेस केसी अलेक्जेंडर। ये 1968 का है। इसमें इशू क्या था कि कैन द सूट ऑफ सेक्शन 5 एंड 6 बी क्लब टुगेदर, और हेल्ड हुआ कि नहीं, दोनों का सूट एक साथ
क्लब नहीं किया जा सकता है। रीजन क्या दिया गया, तो जो रिमेडी अंडर सेक्शन 6 है वो एक्सपीडियर है। एक्सपीडियर क्या है कि यहाँ सिर्फ देखा जाता है कि प्रीवियस सेटल पोजीशन था या नहीं था। अगर था तो प्लेंटिफ को अलाउ कर दिया जाता है टू रिकवर द पोजीशन, अगर नहीं तो उसके सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है, जबकि अंडर सेक्शन 5 का जो प्रोसीडिंग है वो लेंथी होता है क्योंकि वहाँ पर टाइटल इन्वॉल्व होता है। अब सेकंड पॉइंट है क्यों, मतलब सेकंड रीजन है कि क्यों दोनों को क्लब नहीं किया जा सकता है। तो इसका दूसरा रीजन है कि दोनों केसेस में यानी कि सूट ऑफ सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 जो है इसमें कंट्राडिक्टरी जजमेंट आ सकते हैं। कैसे कि अगर सेक्शन 6 का सूट देखें तो वो सोलली बेस्ड अपॉन होता है प्रीवियस सेटल्ड पोजीशन, और सेक्शन 6 जो होता है वो बेस्ड ऑन टाइटल होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज ये बी किसी घर के पोजीशन में है, ये जो है वो बी को डिस्पोजेस कर देता है। ठीक है, तो अगर सेक्शन 6 में सूट फाइल करेंगे तो बी के फेवर में होगा। ठीक है, सेक्शन 6 बी के फेवर में जाएगा। अब सपोज सेक्शन 5 है उसमें सूट फाइल होता है, तो मान लीजिए कि ए के पास टाइटल था, तो सेक्शन 5 में जो है वो सूट जो है वो ए के फेवर में जाएगा। तो हो गया कंट्राडिक्टरी जजमेंट। अगर पोजीशन के बेसिस पे जाएंगे तो बी के फेवर में ऑर्डर पास होगा, टाइटल के बेसिस पे जाएंगे तो ए के फेवर में जजमेंट होगा। तो इस तरह कंट्राडिक्टरी जजमेंट आ सकते हैं। अब देखिए इसको मैंने समराइज किया है कि सूट जो है वो सेक्शन 5 में फाइल होगा तब उसका काउजेज एंड रीजन्स क्या होंगे, और सेक्शन 5 में फाइल होगा तो उसका क्या होगा। तो पहले इसका हेडिंग देखिए, सूट किस सेक्शन में फाइल हुआ है, पोजीशन इन्वॉल्व है या नहीं, पोजीशन और डिस्पोजिशन इन्वॉल्व है या नहीं, और प्ली ऑफ टाइटल उठा सकते हैं या नहीं। तो जब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं तो प्लेंटिफ के पास पोजीशन था और डिफेंडेंट डिस्पोजेस किया, यहाँ प्ली ऑफ टाइटल नहीं रेज कर सकते हैं। सेक्शन 5 रीड विथ सेक्शन आर्टिकल 64, तो यहाँ पोजीशन डिस्पोजिशन होगा। यहाँ प्ली ऑफ टाइटल रेज कर सकते हैं कब, जब डिफेंडेंट रेज किया उसके रिप्लाई में प्लेंटिफ रेज कर सकता है। ठीक है, सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65, पोजीशन होना ना होना जरूरी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि पोजीशन होना ही चाहिए, या ये भी नहीं कि पोजीशन नहीं है तो कोई बात नहीं। जब पोजीशन है तो डिस्पोजिशन होना चाहिए, पोजीशन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ जो सेक्शन 5 रेड विथ आर्टिकल 65 वो टोटली बेस्ड है टाइटल पे। ठीक है, तो यहाँ पे टाइटल इन्वॉल्व होगा ही होगा। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 पे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और अगर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक किसी भी लॉ पे लगता है कि मुझे बनाना चाहिए या आपको ज़रूरत है तो प्लीज़ कमेंट बिलो एंड लेट मी नो। I will provide that video in due course of time. Thank you very much.